नमस्कार दोस्तों, लॉजिक 2 के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमोटिव वर्ड्स और इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेजेस। ये दोनों सब टॉपिक्स आपको मिलाकर 12 मार्क्स के लिए आएंगे और इंडिविजुअली अगर पूछा गया तो हर एक सब टॉपिक 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस लेक्चर में मैं आपको दोनों टॉपिक्स एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। When a word is pronounced by someone, it sounds good to us or it sounds bad to us. This is due to emotive suggestiveness of that word. The words which produce an emotive suggestiveness after being pronounced are known as emotive words. The words which does not produce such emotive suggestiveness are known as emotively neutral words. Emotive language is the deliberate choice of words to influence the emotion of other person. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो सेंटेंसेस बताना चाहता हूं। एक्स इज अ बैंकरप्ट कंपनी और दूसरा सेंटेंस है एक्स इज अ फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। तो बैंकरप्ट कंपनी सुनने के बाद हमें थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि ये बैंकरप्ट कंपनी यानी अनसक्सेसफुल कंपनी होगी, जो कि काफ़ी हद तक सही है। और फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चरिंग सुनने के बाद हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आता है, नॉर्मली लगता है, डिप्रेसिव फीलिंग नहीं आता। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब भी बैंकरप्ट ही होता है, लेकिन कंपनीज जो है वो इन इमोटिव वर्ड्स को समझती है, अपने शेयर होल्डर्स को इमोशनली प्ले करना उन्हें आता है, और इसीलिए हमें इमोटिव वर्ड्स, इमोटिवली न्यूट्रल वर्ड्स और इमोशन लेस वर्ड्स को सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जो वर्ड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला मैंने आपको बताया वो है इमोटिव वर्ड्स, दूसरा है इमोटिवली न्यूट्रल वर्ड्स और तीसरा है इमोशन लेस वर्ड्स। तो इमोटिव वर्ड्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अलंकारिक शब्द, जो कि हम लोग आर्टिस्टिक जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। इमोटिवली न्यूट्रल वर्ड्स हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, जब हम लोग टॉक करते हैं कोर्ट के अंदर, हम लोग इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई कायदा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट अगर रेटिफाई कर रहा है, ऐसी जगह पर वो इमोशन लेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जगह पर सही लैंग्वेज का, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। यही लॉजिक आपको सिखाना चाहता है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव, निगेटिव, वेलकमिंग और थ्रेटनिंग वे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्ड्स सिलेक्टेड बाय द पर्सन प्रोनाउंसिंग इट। यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। The victim was cold-bloodedly murdered, और इसी का न्यूट्रल काउंटर पार्ट है The victim was killed. The victim was cold-bloodedly murdered हमें थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग आता है, यानी बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही ठंडे दिमाग से उस विक्टिम की हत्या की जाना। तो थोड़ा हमें थ्रिलिंग वर्जन भी लगता है, थोड़ा डिप्रेसिव भी लगता है। Whereas the victim was killed ये थोड़ा न्यूट्रल है, हमें नेचुरली लगता है। इसके बाद में The government will reduce the interest rate ये नॉर्मल लगता है हमें। Whereas the government will slash the interest rate बहुत फॉर्मल है, और न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी ही हेडलाइंस आती है, the government has slashed the repo rate, the RBI has slashed the repo rate। अभी हमने सोशल मीडिया में सुना होगा किसी वर्ड्स को, किसी इंसान को फैट शेमिंग किए जाना, ये बहुत ही गंदा है और निगेटिव है। तो उसी का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। रिमेंबर, आई एम नॉट फॉर फैट शेमिंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल है यू आर अ फैट पर्सन। ये सुनने के बाद हमें थोड़ा निगेटिव फीलिंग आता है, और अगर हमें उसको एनकरेज करना है, अगर कोई मोटा है तो हमें उसको एनकरेज करना है, तो हम लोग बोलेंगे यू आर अ हेल्दी पर्सन। ये थोड़ा पॉजिटिव एंगल है। वेयर इसी का साइंटिफिक काउंटर पार्ट है यू आर अ ओवरवेट पर्सन, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीस ये 3 कैटेगरी होती है। तो ओवरवेट इज अ साइंटिफिक और न्यूट्रल टर्म। और लास्ट एग्जांपल है इंडिया वॉन इन अ नेल बाइटिंग मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। और इसको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है मैच बहुत ही थ्रिलिंग था, इंडिया ने बहुत ही अच्छा विन किया, वर्ल्ड कप फाइनल बहुत ही अच्छे से जीता, और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पेट्रियोटिक फीलिंग आती है। और वेयरएज उसी का न्यूट्रल काउंटर पार्ट है इंडिया वॉन अगेंस्ट श्रीलंका इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। ऐसा लगता है कोई नॉर्मल से ही टूर्नामेंट में इंडिया ने श्रीलंका का
पराभव किया है। तो ये सुनने के बाद हमें थोड़ा नॉर्मली लगता है, न्यूट्रल लगता है। तो सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना, यही हमें इमोटिव वर्ड्स और इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज से सीखना है। इसके बाद में इमोटिव लैंग्वेजेस की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस: इमोटिव लैंग्वेज, इमोशनलेस लैंग्वेज और इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज। Emotive language, the language which is full of words which suggest emotion in the words, is known as emotive language. Such type of language is appropriate at the literary festival, art, poetry competition and in the theater and cinematic arts. Emotive language यानी अलंकारिक भाषा। हमने मतलब व्याकरण में अलंकारिक भाषा का प्रयोग सीखा होगा, और ऐसी जो लैंग्वेज होती है वो आर्टिस्टिक जगहों पर उसका इस्तेमाल करना उचित होता है। और अगर हमने कोई साइंटिफिक रिपोर्ट बनाना है और ऐसी जगह पर हमने उस अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया, तो हमारा जो प्रबंध है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत जगह पर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इमोशनलेस लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इमोटिव लैंग्वेज. In this type of language, there are absolutely no emotive words but have their neutral counterparts. इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं 3 तरीके के। सबसे पहला है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट सुनने के बाद हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आता है, एक ईमानदार सरकारी अधिकारी। ब्यूरोक्रेट, ये उसी का काउंटर पार्ट है। ब्यूरोक्रेट हमें ऐसा लगता है एक करप्ट सरकारी अधिकारी। ब्यूरोक्रेट सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है जो पुराने जमाने में होता था, रेड टेपिज्म, और जो अगर आपने ऑफिस ये सीरियल देखा होगा तो उसमें से जो सरकारी अधिकारी है वैसी वाली हमें फीलिंग ब्यूरोक्रेट इस शब्द से आती है। वेयर एज गवर्नमेंट ऑफिशियल इन दोनों वर्ड्स का न्यूट्रल काउंटर पार्ट है, और गवर्नमेंट ऑफिसर इज द एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी सरकारी अधिकारी को हमें इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर इज द अप्रोप्रिएट टर्म। पब्लिक सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट ये उसी टर्म के इमोटिव काउंटर पार्ट्स है, यानी उनको सुनने के बाद हमें थोड़ा इमोशनल फीलिंग आता है। सो इमोशनलेस लैंग्वेज इज ऑफन यूज इन फ्रेमिंग ऑफ लॉज, एक्ट, स्टैट्यूट्स, गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इमोशनलेस लैंग्वेज का इस्तेमाल हमें कानूनी तरीकों में होता है, सरकारी तरीकों में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग जो रेटिफिकेशन करते हैं उन चीजों में इमोशनलेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगह पर हम लोग अगर अलंकारिक भाषा का या फिर इमोटिव लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो हमारा ड्राफ्ट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज जो है वो इन दोनों लैंग्वेजेस का परफेक्ट ब्लेंड है, और हमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान आर्ग्यूमेंट करते वक्त इस भाषा का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर लॉयर बनने वाले हैं, हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम लोग कोर्ट के अंदर किसी रेप विक्टिम का अगर हम लोग ये कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट में हमें इमोटिवली न्यूट्रल होना चाहिए, यानी इमोशनलेस लैंग्वेज प्लस इमोटिव लैंग्वेज का परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। यानी हमें उस रेप पीड़िता के जो रेप पीड़िता है उससे हमें हमदर्दी भी जतानी है, और साथ ही साथ हमें लॉ का भी इस्तेमाल करना है। यानी लॉ इमोशनलेस होता है और हमदर्दी जताना एक इमोटिव लैंग्वेज होती है, तो उन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड हमें आना चाहिए। सो नो टाइप ऑफ लैंग्वेज इज बेटर देन ईच अदर। इफ appropriate language is used at the appropriate place, the work will be easily done in each place. This is the main significance of all 3 languages. और आपको यहीं पर नहीं रुकना है, आपको एक और करना है। कंक्लूजन में आपको हर एक लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस बताना है। सो ये कंक्लूजन है, इमोटिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द इमोशन ऑफ अदर्स व्हेन यू आर द नरेटर। Emotive language is used to get the idea of the perspective of the narrator or the writer when you are seeing something or reading something when you are the audience. आपको मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। इमोटिव लैंग्वेज और इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज, इन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड साधना हमें आना चाहिए। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। बायोपिक जो मूवी होती है आप सभी ने देखी होंगी, तो डायरेक्टर जो है हमें एक नरेटिव बिल्ड करके देता है उस इंसान के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर बायोपिक बेस्ड है। तो बायोपिक मूवी में जनरली जो डायरेक्टर होता है वो उस इंसान की एक इमेज बिल्ड करना चाहता है हमारे मन में,
और इसके लिए वो इमोटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करता है या फिर इमोटिवली न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। हमारे मन में उस इमेज को जताने के लिए वो डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करता है। और डॉक्यूमेंट्री होती है वेयर एज उसी के अपोजिट वो सिर्फ इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्लेन सिंपल फैक्ट्स बताने लगती है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि डायरेक्टर क्या जताना चाहता है, क्या सच है क्या झूठ है। So I hope you understood this. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.